तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज हम बात करने वाले हैं कोशिका। और कोशिका विभाजन क्या है? तो मात्र कोशिका से अनेक संतति कोशिकाओं को जन्म देने वाली मात्र कोशिकाओं से अनेक संतति कोशिकाओं को जन्म देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कोशिका विभाजन। अगर हम इसी बात को दोबारा रिपीट करें तो इसकी कोशिका विभाजन, तो मात्र कोशिकाओं से अनेक संतति कोशिकाओं को जन्म देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कोशिका विभाजन। अगर हम इसकी अलग बात करें दूसरे टॉपिक की, तो एक कोशिका के बनने से लेकर उसके विभाजन से संतति कोशिकाओं के जन्म तक की समस्त प्रक्रिया को कोशिका चक्र कहते हैं। कोशिका चक्र किसे कहते हैं? तो इसकी दोबारा परिभाषा हमें रिपीट करते हैं। तो एक कोशिका के बनने से लेकर उसके विभाजन से संतति कोशिकाओं के जन्म तक की समस्त प्रक्रियाओं को क्या कहते हैं? कोशिका चक्र। कोशिका विभाजन का सिद्धांत। कोशिका विभाजन का सिद्धांत सर्वप्रथम विरचो ने दिया था। किसने दिया था? कोशिका विभाजन का चक्कर है सर्वप्रथम विरचो ने दिया था, जिसने बताया कि प्रत्येक नई कोशिका को जन्म पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही होता है। नया जन्म किसे होता है? सर्वप्रथम विरचो ने दिया था, और जिसने बताया कि प्रत्येक नई कोशिका का जन्म पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही होता है। हम अगले टॉपिक की बात करें तो जीवाणु नील, हरित, शैवाल, ईस्ट, अमीबा तथा कुछ प्रोटोजोया आदि जिनमें अविकसित कोशिकाएं होती है, उनमें असूत्री विभाजन होता है। असूत्री विभाजन किसमें होता है? तो जीवाणु नील, हरित, शैवाल, ईस्ट, अमीबा तथा कुछ प्रोटोजोया आदि जिनमें अविकसित कोशिकाएं होती है, उनमें असूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन सिर्फ जनन कोशिकाओं में होता है। अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है? सिर्फ जनन कोशिकाओं में। वह इसका नामकरण फोरम व मूरे ने दिया था। इसका जो नामकरण है किसने दिया था? फोरम व मूरे ने किया। समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन को फ्लेमिंग द्वारा नाम दिया गया। तो समसूत्री विभाजन को नाम किसके द्वारा दिया गया? फ्लेमिंग के द्वारा दिया गया। समसूत्री विभाजन सिर्फ है कायिकी। समसूत्री विभाजन है जो सिर्फ है कायिकी कोशिकाओं में होता है। समसूत्री विभाजन सिर्फ कौन सी कोशिकाओं में होते हैं? कायिकी कोशिकाओं में। समसूत्री विभाजन इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज तथा टेलोफेज जैसी 5 आवश्यकताओं में संपन्न होती है। तो ये जो कौन सी 5 आवश्यकताओं में संपन्न होती है? समसूत्री विभाजन इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज तथा टेलोफेज जैसी 5 आवश्यकताओं में संपन्न होती है। अवस्थाओं में संपन्न होता है। 2 कोशिका विभाजन के बीच की यह अवधि जिसमें कोशिकाएं स्वयं को विभाजन के लिए तैयार करती है, इसे क्या कहते हैं? इंटरफेज। 2 कोशिकाओं के विभाजन के बीच की यह अवधि जिसमें कोशिका स्वयं को विभाजन के लिए तैयार करती है, उसे क्या कहते हैं? इंटरफेज। प्रोफेज विभाजन की प्रथम अवस्था इसके अंत तक केंद्रक विलुप्त हो जाता है। गुणसूत्र मध्य रेखा पर मेटाफेज में आ जाता है। प्रोफेज विभाजन की प्रथम अवस्था है, इसके अंत तक केंद्र विलुप्त हो जाता है और गुणसूत्र मध्य रेखा पर मेटाफेज में आ जाता है। एनाफेज सबसे कम अवधि में संपन्न होने वाली अवस्था है। सबसे कम अवधि में संपन्न होने वाली अवस्था कौन सी है? एनाफेज। समसूत्री विभाजन की अंतिम अवस्था टेलिकोम। समसूत्री विभाजन की अंतिम अवस्था क्या कहलाती है? टेलाफेज। समसूत्री विभाजन की अंतिम अवस्था क्या कहलाती है? टेलाफेज। हम इस पर दोबारा शुरू से रिपीटिंग करते हैं। कोशिका विभाजन क्या है? मात्र कोशिका से अनेक संतति कोशिकाओं को जन्म देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कोशिका विभाजन कहलाती है। क्या कहलाती है? कोशिका विभाजन कहलाती है। एक कोशिका से बनने से लेकर
उसके विभाजन से स्थिति कोशिकाओं के एक कोशिका के बनने से लेकर उसके विभाजन से सतती कोशिकाओं के जन्म तक की समस्त प्रक्रियाओं को क्या कहते हैं? कोशिका चक्कर। कोशिका चक्कर किसे कहते हैं? एक कोशिका के बनने से लेकर उसके विभाजन से सतती कोशिकाओं के जन्म तक की समस्त प्रक्रियाओं को कोशिका चक्र कहते हैं। कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन का सिद्धांत सर्वप्रथम विरेचो ने दिया था। कोशिका विभाजन का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? विरेचो ने दिया था, जिसने बताया कि प्रत्येक नई कोशिका का जन्म पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही होता है। उसने बताया कि प्रत्येक नई कोशिका का जन्म पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही होता है। जीवाणु नील हरित शैवाल। जीवाणु नील हरित शैवाल, ईस्ट अमीबा तथा कुछ प्रोटोजोया आदि जिनमें अविकसित कोशिकाएं होती है, उनमें असूत्री विभाजन होता है। जीवाणु नील हरित शैवाल, ईस्ट अमीबा तथा कुछ प्रोटोजोया आदि जिनमें अविकसित कोशिकाएं होती है, उनमें असूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री। अर्धसूत्री विभाजन सिर्फ जनन कोशिकाओं में होता है। अर्धसूत्री विभाजन सिर्फ जनन कोशिकाओं में होता है। वह इसका नामकरण फार्मर व मूरे ने किया। इसका नामकरण किसने किया? फार्मर और मूरे ने किया। समसूत्री विभाजन को फ्लेमिंग द्वारा नाम दिया गया था। समसूत्री विभाजन को फ्लेमिंग द्वारा नाम दिया गया। समसूत्री विभाजन का नाम किसके द्वारा दिया गया? फ्लेमिंग। किसके द्वारा? फ्लेमिंग। समसूत्री विभाजन सिर्फ कायिक कोशिकाओं में होता है। समसूत्री विभाजन सिर्फ कौन सी कोशिकाओं में होता है? कायिक कोशिकाओं में। कौन सी कोशिका में? कायिक कोशिकाओं में। समसूत्री विभाजन इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, इनाफेज तथा टेलोफेज जैसी 5 अवस्थाओं में संपन्न होता है। कौन सी अवस्था में? समसूत्री विभाजन इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, इनाफेज तथा टेलोफेज जैसी 5 अवस्थाओं में संपन्न होता है। 2 कोशिका विभाजनों के बीच की यह अवधि जिसमें कोशिका स्वयं को विभाजन के लिए तैयार करती है, इंटरफेज कहलाती है। 2 कोशिका विभाजन के बीच की यह अवधि जिसमें कोशिका स्वयं को विभाजन के लिए तैयार करती है, क्या कहलाती है? इंटरफेज। प्रोफेज विभाजन की प्रथम अवस्था है। प्रोफेज विभाजन की कौन सी अवस्था है? प्रथम अवस्था है। प्रोफेज विभाजन की प्रथम अवस्था है। इसके अंत तक केंद्रक विलुप्त हो जाता है। प्रोफेज विभाजन की कौन सी अवस्था है? प्रथम अवस्था है और इसके अंत तक केंद्रक विलुप्त हो जाता है। गुणसूत्र मध्य रेखा पर मेटाफेज में आता है। गुणसूत्र मध्य रेखा पर कहाँ पर आता है? मेटाफेज। गुणसूत्र मध्य रेखा पर मेटाफेज में आता है। इनाफेज सबसे कम अवधि में संपन्न होने वाली अवस्था है। सबसे कम अवधि में संपन्न होने वाली अवस्था कौन सी है? इनाफेज। इनाफेज सबसे कम अवधि में संपन्न होने वाली अवस्था है। समसूत्री विभाजन की अंतिम अवस्था टेलोफेज होती है। समसूत्री विभाजन की अंतिम अवस्था क्या होती है? टेलोफेज। समसूत्री विभाजन की अंतिम अवस्था टेलोफेज होती है।